और Recording is on. जब कभी भी हम लोग स्क्रीन शेयर है, जब कभी भी एक ही टारगेट था हम लोग को कि कंपोनेंट्स में डिवाइड करना, और सेलेक्ट किए थे फंक्शनल कंपोनेंट को। यहाँ पे एक तो मेरा मेन होगा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, जो भी कंटेंट होगा एक ही पेज पे सोने वाला है। देखो कितनी खास बात है, सिंगल पेज एप्लीकेशंस बनने वाला है। और रिएक्ट से हम लोग सिंगल पेज एप्लीकेशंस ही बनाते हैं, तो एक ही पेज एप्लीकेशंस बन रहा था। क्या हम लोग अलग अलग एच टी एम एल फाइल क्रिएट किए? सोचो तो, थोड़ा सोचना, क्या हम लोग अलग अलग एच टी एम एल फाइल क्रिएट किए थे? नहीं क्रिएट किए थे, एक ही पेज बनाए थे, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बना था, और जेएस से उसी में कंटेंट ऐड करते थे, रिमूव करते थे एक ही पेज पे। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो रिएक्ट के थ्रू हम लोग क्या बनाते हैं? सिंगल पेज एप्लीकेशन। एक ही पेज पे पूरा कंटेंट लेके आ गए, किसी को हटाना है, किसको लगाना है, उसको मैनेज कर रहे थे हम लोग डोम के थ्रू। ऐसे ही कर रहे थे, और पूरे प्रोजेक्ट्स को हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किए थे, और वो जो पार्ट्स था हमारा यहाँ पे कंटेंट था। तो जो भी कंटेंट होता था, या उस कंटेंट्स को हम लोग क्या करते थे, इसमें ऐड करते थे, कंपोनेंट यहाँ पे बोलते थे। तो जो कंपोनेंट है हमारा, उस कंपोनेंट में से किसी को ऐड करना था, फिर रिमूव करना था, तो उसी की जगह पे दूसरा कर लेते थे। यही सब कर रहे थे ना कंपोनेंट्स। तो कभी कभी क्या होता है, हमें जैसे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पेज पे मेरा सारा हो, तो हो सकता है कि मेरा एक मेन कंपोनेंट हो। जैसे अभी मेन कंपोनेंट क्या बन जाता था हमारा, ऐप डॉट जे एस, ऐप फाइल जो था ऐप डॉट जी एस एक्स, वो मेन कंपोनेंट था, बिकॉज उसी में हम कोई भी कंटेंट को ऐड रिमूव जो भी करते थे। तो ये मान लो कि ऐप डॉट जे एस एक्स एक मेन कंपोनेंट बना, फिर उसमें हम अलग कंपोनेंट्स बना लेंगे। फॉर एग्जांपल सपोज करो हेडर कंपोनेंट बना, उसको ऊपर में रख लेंगे। कैसे रखेंगे धीरे धीरे समझेंगे। फूटर कंपोनेंट बना लेंगे, उसको यहाँ पे रख लेंगे। स्लाइड बार बनाना है तो साइड बार बना लेंगे, यहाँ पे रखेंगे। कुछ कंटेंट अक्सर जो वेबसाइट्स हैं इसी तरीके के शो होंगे, और उसमें जो कंटेंट है हमारा, वो कंटेंट चेंज होते रहेंगे। ठीक है, कुछ नॉर्मल एप्लीकेशन अभी हम दिखाते हैं, वेबसाइट रिएक्ट से बना हुआ है जो दिखेगा। बड़े एप्लीकेशंस को देखोगे तो मे भी थोड़ा सा कम समझ में आए, फेसबुक वगैरह सब इसी से बना है। पर जो नॉर्मल एप्लीकेशंस बने होते हैं वो दिखाते हैं, और वो देखोगे। कोई लिंक नहीं है यहाँ पे? अगर आ जाए तो बोट नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। अगर आता है वेबसाइट तो हम दिखा देते हैं, लिंक होगा मेरे पास, हम लिंक ओपन करके दिखाते हैं कि वो कैसा वेबसाइट होगा। तो वहां पे जब हम कंटेंट चेंज करेंगे, लैपटॉप में होगा दिखा देंगे, ऑफलाइन में जो है उसको दिखा देंगे, ऑनलाइन वाले रहने देना। उसमें देखना है कि बस कंटेंट जब हम चेंज करेंगे तो मेरा जो कंपोनेंट है वो ऐड होगा, रिमूव होगा, बाकी सब सेम ही रहता है। बार बार हेडर फाइल्स तो नहीं लगाना पड़ेगा। जैसे अभी हम लोग को छोटा सा एक प्रॉब्लम आया था, कार्ड फाइल अलग बनाए थे और जो इंडेक्स फाइल अलग था, तो हेडर फाइल को इंक्लूड करना था, परेशान हो गए थे, फंस जा रहे थे, प्रॉब्लम आ रही थी। हाँ, अगर एक ही पेज होता तो एक ही हेडर फाइल बनता, बनाना ही नहीं पड़ता अलग अलग। हाँ कि नहीं? तो वही सब काम करने वाले थे यहाँ पे। तो इस केस में हमें प्रॉब्लम्स क्या था कि जब हमारे पास एक कंपोनेंट था, उसके अंदर में कोई कंपोनेंट बना, आगे चल के फिर उसके अंदर में भी कंपोनेंट बन सकता है। हाँ नहीं, बिल्कुल बन सकता है। जैसे क्या होगा, मान लो ये ऐप डॉट जेएसएक्स हो गया, ये हेडर पार्ट हो गया, हेडर के अंदर में नैप पार्ट हो गया, तो उसको उसके अंदर ही रखोगे ना। हाँ, इस तरीके का अलग अलग कंपोनेंट्स बनने वाला है। धीरे धीरे हम लोग कंपोनेंट्स में तोड़ने सीखेंगे। तो कंटेंट को मुझे पास करना पड़ता था वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट, और वो ड्रिलिंग जो होता था वो चाइल्ड की तरफ होता था। तो चाइल्ड की तरफ जब हम जाते थे तो इसी के लिए प्रॉपर्टीज प्रॉप्स का यूज करते थे, और यहाँ पे मेथड्स में हम लोग पास कर लिया करते थे। मेथड्स में एज आर्गुमेंट्स एक्सेप्ट करते थे, और मुझे एक ऑब्जेक्ट मिलता था मेथड्स में, तो उसी को हैंडल करते थे। चाहे तो यहाँ से ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते थे, दिखाए थे कि ऑब्जेक्ट्स को कैसे पास करना है, नहीं करना है, किए थे ना। फिर कैसे रिट्राइव करेंगे, डिफॉल्ट कैसे एक्सेप्ट करेंगे, ये सब हम लोग समझ चुके थे किसमें, प्रॉपर्टीज। कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो आगे बढ़ जाएंगे, बिकॉज प्रॉप्स में शायद मुझे जहां तक उम्मीद है सब कवर्स कर चुके थे। अगर कुछ बचेगा तो आगे देखेंगे। तो प्रॉप्स का कब यूज करेंगे, जब भी पेरेंट से चाइल्ड की तरफ मुझे कोई भी डेटा ट्रांसफर करना हो। ठीक है,
डी स्ट्रक्चरिंग तो बता दिए थे, चिल्ड्रन बताना है। चलो इसको समझते हैं क्या। प्रॉप्स में ही देख रहे थे, इसी में बताते हैं। चिल्ड्रन को समझने के लिए सबको कमेंट्स कर दे रहे हैं, ताकि हम तो लिखेंगे भी नॉर्मल। सब्जेक्ट्स को भी कमेंट कर देते हैं, मुझे नहीं चाहिए। इसने एक नॉर्मल कंपोनेंट फिर से बना लेंगे, तो कंपोनेंट्स वाले फोल्डर में आते हैं, एक नया बना लेते हैं हम। ठीक है, चाइल्ड कंपोनेंट बना लेते हैं, चाइल्ड डॉट JSX कर देते हैं, बन गया JSX। फंक्शंस वगैरह बाद में बनाएंगे, जो भी होगा। मान लेते हैं कि चाइल्ड नाम से ही बनाना है। एरो फंक्शंस इस बार बना दे, तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर देते हैं डायरेक्ट। ऐसे भी तो बना सकते हैं ना, एरो छूट गया, ये भी वही हुआ। हाँ, इसमें भी रिटर्न लगा देते हैं। तो अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से लिखा हो सकता है, सब समझना है, एक ही चीज होता है इन सब का मीनिंग। वैसे भी तो डिफरेंस क्या होता है हम लोग समझ ही चुके थे, बट एक्सपोर्ट कर दिए तो उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे एरो फंक्शंस का यूज कर लिया, रिटर्न कर देते हैं। और रिटर्न करते हैं तो इसमें कुछ कंटेंट डाल देते हैं। क्या करते हैं, कुछ कंटेंट डाल देते हैं। तो चाइल्ड्स के अंदर में कुछ कंटेंट डाल देते हैं। चाइल्ड का मतलब ये होगा कि जैसे सपोज करो एक चाइल्ड कंपोनेंट यहाँ बना रखे, ठीक है। चाइल्ड कंपोनेंट्स के अंदर में हम कुछ कंटेंट डाल दिए, ठीक है। तो जो कंटेंट है वो तो प्रिंट हो जाएगा, चाइल्ड कंपोनेंट कहाँ पे प्रिंट। अब जैसे चाइल्ड कंपोनेंट्स को हम ओपनिंग और क्लोजिंग के थ्रू तो यूज कर सकते हैं, बट अभी तक हम यहीं से क्लोज कर दे रहे थे। उसमें भी कोई कंटेंट पास करेंगे तो उसको कैसे यहाँ पे एक्सेस करेंगे, इसी के लिए चिल्ड्रेन रहता है। देखो करके देखते हैं उसको। तो रिटर्न में भी कुछ नहीं, सपोज करो एक नॉर्मल कंटेंट प्रिंट कर देते हैं पैराग्राफ टैग से, ठीक है। और हेलो यूजर्स मैसेज दे देते हैं। तो अगर इसको प्रिंट करना होगा तो app.jsx में क्या करना होगा, पहले मुझे इंपोर्ट करना होगा, बाकी सब तो कमेंट है। चाइल्ड को इंपोर्ट करना पड़ेगा ना। इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट चाइल्ड, कहाँ से, कंपोनेंट चाइल्ड से। और उस चाइल्ड को यहाँ पे हम लगा देते हैं, लग चुका है। हम लोग ट्राई अभी तक करते क्या थे, यहाँ से इसको क्लोज कर देते थे, नहीं जरूरत था तो नहीं लगाते थे, हाँ या नहीं। वाकई में इसका जरूरत नहीं है क्या, नहीं जरूरत तो होगा तभी है। तो कब उसको यूज करेंगे उसी को समझने के लिए चिल्ड्रन को समझ रहे थे। पहले इसको स्टार्ट कर ले, कोई बताओगे स्टार्ट करने के लिए क्या था कमांड्स। तो पहले तो मुझे उसमें जाना पड़ेगा, और ये प्रोजेक्ट कौन सा था, प्रॉप्स डेमो। तो प्रॉप्स में चलते हैं, प्रॉप्स डेमो के अंदर में npm रन स्टार्ट हो गया। चले इस लिंक पे, तो एरर दे रखा है, चाइल्ड इज नॉट डिफाइंड। स्प्लिंग मैच कर दो। तो होना तो चाहिए था, नीचे से एक बार कर दो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इससे। चलो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, देख लेते हैं। आ गया डेटा हमारा, जो समझना है पहले वो समझ लेते, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम था। हो सकता है कि हम लोग वेरिएबल्स में नाम नहीं दे रहे थे तो प्रॉब्लम आ रहा था, यहाँ पे कॉन्स्टेंट नहीं डिक्लेयर किए थे ना। बट एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक साथ में, आ रहा है वो डेटा, हेलो यूजर से ही मैसेज दिए थे, हाँ नहीं, ये समझना था।
ये तो नॉर्मल तरीके से भी हो सकता है और ये तरीका ये भी था, ओपनिंग और क्लोजिंग। तो जैसे HTML में टैग्स होता था और ओपनिंग क्लोजिंग टैग के बीच में हम कोई भी कंटेंट डाल सकते हैं, ऐसे ही जब हम लोग कोई कंपोनेंट्स बनाते हैं तो उस कंपोनेंट्स के अंदर में भी हम लोग कोई भी कंटेंट डाल सकते हैं और इसको एज ए ये टैग्स ही ट्रीट कर सकते हैं। टैग्स के जैसे ही तो लिख रहे हैं, टैग ही ट्रीट कर सकते हैं। तो क्यों नहीं इसके अंदर में भी एक कंटेंट डाल दे और सोचते हैं कि पैराग्राफ एक डाल देते हैं, तो कुछ कंटेंट डाल देते हैं। ये पैराग्राफ यहाँ पे शो होगा क्या? बिल्कुल शो होगा। अच्छा, ये कंटेंट जो डाले हम लोग, ये कंटेंट इसके अंदर में डाले, अभी वहां पे शो नहीं होगा। ये जो है, जैसे हम लोग पास करते थे प्रॉप्स में, यहाँ से नेम पास करती है, उसके पास जाके वहां पे एक्सेस कर सकते थे ना। ऐसे ही जो कंटेंट हम लोग यहाँ पे डाले हैं, ये कंटेंट वहां पे पास हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रहा तो प्रिंट करना पड़ेगा, करके दिखाते हैं। तो हम लोग इसमें भी कंटेंट डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे डाल रहे थे, यहाँ पे कैसे डाल रहे थे? एज ए एट्रीब्यूट्स डाल रहे थे, टैग्स के एट्रीब्यूट्स। और जो इंटरनली कंटेंट डालते हैं इसी को बोलते हैं चिल्ड्रेन्स। इसका चिल्ड्रेन्स हो गया, ये पेरेंट टैग हो गया, ये चाइल्ड टैग होता था वहां पर भी, इसको चिल्ड्रेन्स बोलेंगे। एक से अधिक भी हो सकते हैं क्या? हाँ हो सकता है, मे बी H1 भी हो, यहाँ ऊपर दे देते हैं H1 भी टैग हो जाता है मान लो। तो ये दोनों इसके चिल्ड्रेन हो गए। इसको अगर एक्सेस करना होगा यहाँ पे तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे मुझे प्रॉप्स का प्रॉपर्टी मिलता था, तो प्रॉप्स का एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ले लिए प्रॉप्स। प्रॉप्स आ चुका है। चिल्ड्रेन को एक्सेस करना होगा तो बहुत आसान सा तरीका है, प्रॉप्स को बोलो कि अपना चिल्ड्रेन्स दे दे। मिल रहा है क्या चिल्ड्रेन्स? नहीं मिला। प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रेन्स मिलना तो ऐसे ही चाहिए था। कंपोनेंट्स प्रॉप डॉट चिल्ड्रेन्स स्मॉल। जो यहाँ से कंपोनेंट पास करेंगे वो आज चिल्ड्रेन्स जाएगा। मान लो कि अभी कुछ पास ही नहीं किया तो खाली जाएगा। बट अगर एक्सेस करना चाहते हैं, हम थोड़ा सा इसका नाम चेंज कर दें, कंफ्यूजन हो जाता होगा उसको चाइल्ड की वजह से, मे बी कभी कभी ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, थोड़ा सा नाम चेंज कर दें। चाइल्ड कंपोनेंट्स के लिए चाइल्ड कॉम्प लिख दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए, बस नाम बदल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये नाम की वजह से कंफ्यूज हो रहा है। यहाँ पे इंपोर्ट में भी बदल जाएगा, ठीक है। थोड़ी देर के लिए इसको पहले सब सही हो जाने दो। सब सही हो चुका है तो यहाँ पे कंटेंट आ चुका होगा। चलते हैं, नाम बदल लिए हैं तो ब्रैकेट प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रेन्स
एरर सोल्व हो जाने दो, हम बता रहे हैं कि क्या इशू था। टेंट हटा दिए थे। हाँ, ठीक है। अब बता रहे हैं कि एरर्स कहाँ था, फंस कहाँ रहे थे। पहला प्रॉब्लम्स, इसको बिना टैग का लिख रहे थे हम लोग, डेटा को विदाउट टैग्स ट्राई कर रहे थे। खैर उससे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं था, टैग्स के बिना लिख रहे थे। बट ऐसा हम बताए थे कि रिएक्ट में एक ही टैग को ही हम यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं, दो टैग्स तो नहीं कर सकते हैं। और जैसे यहाँ पे अलग किए, ये अलग किए, दो तो डिफरेंट डिफरेंट हो गए। तो डिफरेंट डिफरेंट तो हम कर ही नहीं सकते, जो नॉर्मल इशू था पहले से आ ही रहा था, बाकी सारी चीजें सेम ही था। तो हम लोग वहां पे इससे पहले जो ट्राई किए थे वो डिव का ट्राई किए थे, डिव के अंदर में डाल दिया करते थे, डिव के अंदर में लिख लिया करते थे, तो एरर सोल्व हो जाता था। बट इस प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए बताए थे कि एक्स्ट्रा डिव आ जाता था। तो हम बताए थे नहीं यहाँ पे कि ये भी यूज कर सकते हो, या नहीं तो रिएक्ट को इंपोर्ट करके काम कर सकते हैं। तो अब ये सिंगल्स में आ चुका, टैग से मतलब नहीं था, बट अलग अलग तो नहीं रख सकते हैं, बस वही एरर्स था। अभी आ जाएगा डेटा हमारा, आ रहा है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कोई और कंटेंट्स है, जैसे हेलो यूजर्स है, तो वो भी आना चाहिए, हेलो यूजर्स भी आ रहा है, जो वो कंटेंट्स था वो आ रहा है। यहाँ पे तो हम नॉर्मली लिख देते डीप के अंदर में, बस वहां पे डायरेक्ट कर देते। तो अगर हमारे पास कोई टैग्स है, ये कंपोनेंट्स है, उस कंपोनेंट के अंदर में कोई कंटेंट देना चाहे तो दे सकते हैं क्या, हाँ दे सकते हैं। और उसको एक्सेस अगर मुझे करना होगा उसी कंपोनेंट्स के अंदर में एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ से एज ए प्रॉप्स पास कर देते तो कोई भी कंटेंट्स एट्रीब्यूट्स के फॉर्म में, ठीक है, ऐसे एज ए चिल्ड्रेंस भी हम लोग पास कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है यहाँ तक। और उस चिल्ड्रेंस को एक्सेस कहाँ कर सकते हैं, उसी कंपोनेंट्स के अंदर में कर सकते हैं। और जो प्रॉप्स है हमारे पास, उस प्रॉप्स के पास चिल्ड्रन नाम से ऑब्जेक्ट मिलेगा, उसको एक्सेस कर लेंगे तो पूरा कंटेंट्स आ जाएगा। डन। प्रॉप्स का ये लास्ट टॉपिक ही था। क्लियर होगा, कंफ्यूजन है कोई तो बताओ। वो एरर्स बस वही आया था कि दो अलग अलग आ जा रहा था, तो हम लोग कवर्स नहीं किए थे। ऑनलाइन में कोई एरर्स, ये कोई क्वेश्चंस, वो एरर सोल्व हो गया, समझ आ गया ना कि कहाँ एरर्स था। यस सर। ठीक है, वो बस रैप नहीं किए तो बस ये प्रॉब्लम आ रहा था। पिछले क्लास में वो रैप करने के लिए बताए थे कि क्या होता है। प्रॉप्स में हम लोग नॉर्मली कंटेंट पास करने के लिए सीख लिए पहले कि नॉर्मली कैसे कंटेंट पास करेंगे। ठीक, कोई जेएस का ऑब्जेक्ट्स होगा तो जेएस के ऑब्जेक्ट्स को कैसे पास करेंगे वो भी बता दिए थे। डिफॉल्ट कैसे एक्सेप्ट करेंगे वो भी समझ लिए। एज ए चिल्ड्रंस किसी भी कंपोनेंट्स को कैसे पास करेंगे वो भी समझ लिए। अच्छा, इसके अंदर में कोई दूसरा कंपोनेंट भी होता तो उसको भी पास कर देते। इस चीज के अंदर में जो भी लिखा होगा वो सब एज ए चिल्ड्रंस वहां पे पहुंच जाए। डन। उसको जब भी मुझे एक्सेस करना होगा हम लोग कर सकते हैं। कोई क्वेश्चंस नहीं है, आगे बढ़ जाए, फिर बढ़ जाए ना। अगर ये हो गया तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और बढ़ते हैं और उसमें देखेंगे हम लोग इवेंट कैसे मैनेज करेंगे। इवेंट्स का क्या मीनिंग है, तो जैसे हम लोग नॉर्मल जेएस में थे, तो नॉर्मल जेएस में इवेंट कैसे मैनेज कर रहे थे, तो नॉर्मल जेएस में इवेंट मैनेज करने के लिए यूज करते थे, डॉक्यूमेंट्स को टारगेट करते थे और उस पर इवेंट लगा देते थे ऑन क्लिक, इस तरीके से इसी को इवेंट्स बोल रहे थे। तो वहां पे क्या था, हम डायरेक्ट डोम को एक्सेस कर सकते थे, डायरेक्ट डोम को एक्सेस कर सकते थे। बट रिएक्ट के अंदर से हम डायरेक्ट डोम को कैसे एक्सेस करेंगे, बिकॉज जो डोम होगा वो तो मैनिपुलेट होते रहेगा, रन टाइम में कोई ऐड हुआ कोई रिमूव होगा, तो डायरेक्ट तो हम एक्सेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे रिएक्ट में जो हम इवेंट हैंडलिंग करेंगे वो थोड़ा सा तरीका अलग होता है, लगभग सिमिलर ही होगा, बट जो नॉर्मली हम लोग पढ़े थे उस नॉर्मल तरीके से थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो इसमें देख लेते हैं अब कि कैसे हम लोग इवेंट्स को हैंडल करेंगे। एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर ले, कैसे करते थे क्रिएट, न्यू से, टर्मिनल में आना पड़ेगा। और क्या कमांड था, पूरा लिख देंगे तब बताओगे, आगे बोलो तो याद है।
लेटेस्ट की जगह पे हम यहाँ पे वर्जन दे सकते हैं, बट लेटेस्ट लिख सकते हैं। प्रोजेक्ट का नाम बाद में भी दे सकते हैं, यहाँ पर भी दे सकते हैं। इवेंट पढ़ने वाले ना, तो रिएक्ट इवेंट लिख देते हैं, ठीक है। पैकेज नेम क्यों आता है? एक बार इसको ओपन करके देख लेना, यहाँ पे मिलेगा तुमको पैकेज नेम क्या होता है। एक और होना चाहिए यहाँ पे। अभी तो ये कम बनाता है, हम लोग का पहले क्रिएट हुआ, हाँ ये क्रिएट हो गया। एक ही पैकेज लोकेशन आ रहा है, पैकेज नेम यहाँ पे आता है। पैकेज होता है कि ग्रुपिंग करने के लिए होता है, फोल्डर्स को अक्सर हम लोग पैकेज बोलते हैं। प्रोजेक्ट्स अलग होता है, पैकेजेस अलग होते हैं, बस इसीलिए आ जाता है। फोल्डर्स हो पैकेज, ये प्रोजेक्ट हो गया मेरा कि कंप्लीट प्रोजेक्ट, उसके अंदर में एक फोल्डर्स बनेगा जो पैकेज बनेगा, जिस पैकेज के अंदर में मेरा सारा कंटेंट्स होगा, इसीलिए वो पैकेज नेम आ जाता है यहाँ पे। उसे जेसन फाइल में दिखाना चाहिए था, मे भी ये कहीं शो कर रहा होगा। इनमें से हम डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाएंगे, एसआरसी के अंदर में app.jsx के पास है नहीं, और क्लीन कर ले कि रहने दे, ये सब हटा देते हैं, फालतू है सब के सब, किसी काम का तो है नहीं। इसको रहने दे, ये ब्रैकेट्स, हाँ इसको रहने देते हैं, और इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट कैसे करेंगे, पहले तो रिएक्ट वाले में जाना पड़ेगा, npm फिर से रन। स्टार्ट हो चुका है। अच्छा इंस्टॉल नहीं किया क्या? तब इंस्टॉल नहीं किए थे? चलो ये हो रहा है, तब तक आगे का काम कंटिन्यू कर लेते हैं। अभी तो कुछ नहीं शो हो रहा है, सब तो क्लीन कर दिए थे, मजबूरी है बार बार क्लीन करना पड़ता है। यहाँ पे एक बटन बनाते हैं और उसमें हम क्या सोच रहे हैं, क्लिक इवेंट लगा, तो नॉर्मल एक बटन ले लेते हैं। यहाँ पे HTML का बटन है, कैसे पता, स्मॉल से लिख रहे हैं। और जब हम लोग कोई कंपोनेंट बनाते थे, इसीलिए बोले थे कैपिटल से लिखना, पहचान जाएंगे अच्छा ये मेरा कंपोनेंट है। बटन कंपोनेंट भी आगे चल के बनाएंगे तो कैपिटल से बना लेंगे, कंफ्यूजन ना हो हमको। तो बटन टैग ले लिए, इसमें सपोज करो एक मैसेज दे दिए क्लिक, तो वहां पे क्लिक बटन आ चुका होगा, है हाँ बटन तो आ चुका है। थोड़ा सा डिजाइनिंग के साथ आ चुका है, बिकॉज हम लोग यहाँ पे CSS इसका ऐड किए हुए हैं, थोड़ा सा डिजाइनिंग आ रहा है। बटन तो आ चुका है नहीं। इस बटन पे जब हम क्लिक करें तो कैसा होना चाहिए, तो क्लिक पे क्या करना चाहते हैं, अभी कुछ नहीं, एक लॉग में मैसेज देना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ हाई, तो ऑन क्लिक इवेंट लगाते थे, है नहीं। एक बार जेएस फाइल पे आ जाओ, और जेएस में कुछ दिखा रहे हैं, हाँ मॉड्यूल्स में तो हम लोग के पास जेएस फाइल्स है, इसी पे आ जाते हैं, यहाँ पे भी आएगा। अगर किसी बटन्स पे या यहीं पे ऑन क्लिक इवेंट लगाना था, तो ऑन क्लिक कैसे लगाते थे, देखो तो ऑन क्लिक ये रहा, अच्छा स्मॉल लेटर में कि कैपिटल में, सब स्मॉल में होता था। ऑन क्लिक हो गया, ऑन चेंज हो गया, ऑन इनपुट हो, सबके सब स्मॉल लेटर में होता था, जितने भी इवेंट थे सब स्मॉल लेटर्स में थे। बट रिएक्ट में क्या होता है, केमल केस को फॉलो करते हैं। केमल केस क्या बोलता है कि स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे, कोई दूसरा वर्ड आएगा तो कैपिटल लेटर से। जब कभी भी सजेशंस नहीं मिले तो इसे लिखने के लिए याद रखना है कि केमल केस को फॉलो करें। यहाँ पर भी ऑन क्लिक होगा, तो ऑन क्लिक जो होगा यहाँ पे वो कैसा होगा, केमल केस में होगा, है। दोनों में डिफरेंसेस समझ आया, बिल्कुल। उसके बाद यहाँ पे क्या करते थे, किसी फंक्शंस को पास कर दिया करते थे, किसी फंक्शंस को पास करते थे। सपोज करो एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शंस इस फंक्शंस के बाहर मत बना लेना, उसका कुछ और मीनिंग होता है, उसका क्या मीनिंग होता है बाद में समझना, फिलहाल इस फंक्शंस के अंदर ही बनाना, बिकॉज जेएस में नेस्टेड फंक्शंस एलिजिबल होते थे। नेस्टेड फंक्शन बना सकते थे एक फंक्शंस के अंदर में फंक्शंस, तो यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं हम लोग, एरो भी बना सकते हो,
हैंडल क्लिक, ऐसा कुछ नाम दे दिए हम लोग भी, एरो फंक्शंस बना लेते हैं, एक मैसेज दे देते हैं और फिलहाल तो मैसेज दे देते हैं, मैसेज प्रिंट कर लेगा, इसको कॉल करना है, क्या नाम है, हैंडल क्लिक, एच स्मॉल, हम लोग भी कैमल कैसे फॉलो करते हैं। और जेएस में क्या करते हैं, यहाँ पे डबल कोड ओपन करते थे, उसमें पास कर देते थे, ऐसे ही करते थे ना, बिल्कुल ऐसे ही करते थे, और हो सके तो यहाँ ब्रैकेट भी दे देते थे, थोड़ा सा याद होगा, ऐसे ही लिखते थे। देखो जेएस में ऐसे लिखते थे, यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ऐसे लिखोगे तो एरर्स दे देगा, एरर्स आ चुका होगा, तो बटन भी गायब हो चुका, कंसोल में देखोगे तो एरर्स भर दिया होगा, ढूंढते रहना पड़ेगा कि कहाँ गया, कौन से एरर्स था हमारा, एक दो ही दो भर दोगे तो दिक्कत है, थोड़ा सा कम तुम्हारा बोल रहा है, अनकैच रेफरेंस हैंडल क्लिक नहीं है डिफाइन, ये रेफरेंस एरर दे रहा है, बोलोगे हम लोग तो सर डिफाइन किए थे, देखो यहाँ पे हम ऐसे पास नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे पास करने के लिए हमें जेएस का यूज करना होगा, और जेएस का फंक्शन है, ऑब्जेक्ट है, पास करने के लिए करली ब्रैकेट यूज करते थे। तो जब भी हम लोग रिएक्ट के अंदर में हैंडल करेंगे किसको, तो इवेंट्स को, तो इवेंट्स को हैंडल करने के लिए क्या यूज करेंगे, करली ब्रैकेट्स का, बिकॉज जेएस का है। अभी जैसे ही देंगे तो फिर से अभी ढेर सारा एरर दिया होगा, इसको रिफ्रेश इसलिए कर दे रहे हैं कि न्यू एरर चाहिए, पुराना वाला हट जाए, अभी फिर से एरर दिया होगा। इस बार क्या एरर दे रहा है, फिर से कि ये डिफाइंड नहीं है, दूसरा एरर्स भी दे रहा है, दो दो एरर्स है। ये एरर्स क्या बता रहा है कि जो हैंडल क्लिक है ये एक फंक्शन है, तो ऑन क्लिक में जेएस को इसको सिर्फ और सिर्फ उसका रेफरेंस चाहिए होता, कॉल नहीं करना होता। इस ब्रैकेट का क्या मीनिंग था, इमीडिएट कॉल करो, ब्रैकेट्स का ये मीनिंग था कि कॉल करो, इसको कॉल नहीं करना है, इसको हम सिर्फ रेफरेंस पास कर देते हैं और बोलते हैं जब क्लिक होगा तो कॉल कर लेना, तो इंटरनली ये मैनेज करेगा। तो रिएक्ट के अंदर में सिर्फ और सिर्फ हम रेफरेंस पास करेंगे, ठीक है, सिर्फ रेफरेंस पास करेंगे। अब रिफ्रेश कर लेते हैं, वो हट जाएगा, रिफ्रेश कर देता तो कॉन्स्ट दे दी बस, बहुत स्लो चल रहा है आज, हट चुका है, कोई एरर्स नहीं है, क्लोज कर दे, आ चुका है। और जैसे हम इस पे क्लिक कर रहे हैं, देखो तो क्या यहाँ पे काम आउटपुट आया है कंसोल में, हाँ आउटपुट तो आ रहा है। तो कैसे इवेंट्स को मैनेज करेंगे, समझ आया, कैसे हम लोग जैसे वहां पे फंक्शंस बनाते थे, यहाँ पर भी एक फंक्शंस बना लेंगे, जो भी इवेंट लगाना था, इवेंट लगाने तो आता ही हम लोग को, और जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद उस फंक्शंस का सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस पास कर देना, क्या करना है, सिर्फ रेफरेंस पास कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है प्रॉब्लम, है किसी को प्रॉब्लम नहीं, चलो बहुत अच्छा। अब हम सोच रहे हैं यहाँ पे एक सपोज करो h1 टैग है, ठीक है, एक काउंट वेरिएबल बना लेते हैं और काउंट में कोई डेटा रख लेते हैं, काउंट में कोई डेटा रख लेते हैं, तो इधर ऊपर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर ले, लेट काउंट, और काउंट में 0 रख ले, और हम बोले जब जब ये कॉल होगा ना तो काउंट में क्या करना, प्लस प्लस कर देना, पढ़े थे ये लोग, हम ये सब हम लोग। और यहाँ पे काउंट को प्रिंट करना है तो क्या करली ब्रैकेट के अंदर में डालना होगा, क्या है नहीं, अभी 0 था तो 0 प्रिंट करेगा, क्लिक पे 1 1 बढ़ेगा, और बोल रहे हैं काम करो ना लॉग में भी प्रिंट कर देना, तो बिकॉज हमें पता भी तो चलो वहां पे भी कि काउंट बढ़ रहा है नहीं, जब जब बढ़ेगा ये प्रिंट करते जाएगा। देखो तो काउंट 0 आ चुका है, क्लिक भी आ चुका है, एक बार इंस्पेक्ट में आओ तो अभी क्या मिलेगा मुझे आउटपुट, कुछ नहीं मिलने वाला है, रिफ्रेश कर देते हैं, थोड़ा ये पुराना वाला हट जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, खाली मिलेगा, क्यों, क्लिक करेंगे तभी तो आएगा, लॉग कर दे क्लिक, 1 आया, 2 आया, 3 आया, और भी कहीं आना चाहिए था, यहाँ पे तो बढ़ ही नहीं रहा, काउंट इंक्रीमेंट तो हो रहा है लेकिन ये तो बढ़ ही नहीं रहा है, क्यों नहीं बढ़ा, थोड़ा समझते हैं। हुआ ये कि रिएक्ट इसको लोड तो पहले ही कर चुका था, इसको पेंट, इस यहाँ पे पेंटिंग बोल सकते, जिसको री रेंडर बोलते थे, पेंट, ये पहले ही जाके ये सारा चीज लिख दिया था, और काउंट का वैल्यू उस टाइम कितना था, 0 था, तो 0 लिख दिया,
और जब हम इस पे क्लिक कर रहे हैं काउंट बढ़ा रहा है, तो वो तो बढ़ा रहा है, लेकिन उसको हम बोले कहाँ यहाँ पे लिखने, उसको बोलेंगे फिर से लिखने तब ना, रीपेंट करने बोलेंगे तभी तो रीपेंट करेगा। और प्रॉब्लम अब ये है कि रीपेंट करने बोलेंगे तो मेरे पास एक ही तरीका है, इस पूरे फंक्शंस को रीपेंट करेगा, इस फंक्शंस को ही पूरे रीपेंट करेगा, या इसको हम बोलते हैं पूरे कंपोनेंट्स को रीपेंट करेगा। और पूरे कंपोनेंट्स को अगर रीपेंट करेगा तो फिर से काउंट जीरो हो जाएगा, फिर जीरो ही रह जाएगा। ये भी एक प्रॉब्लम फंस गया। तो कैसे हैंडल किया जाए? तो इस प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए कुछ और आता है रिएक्ट में कॉन्सेप्ट, और उसके थ्रू हैंडल करेंगे। फिलहाल तो हम लोग इवेंट हैंडलिंग देख रहे हैं, तो इवेंट्स को हैंडल कैसे करेंगे क्लियर हुआ। इस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस कहाँ से आएगा, सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे। अभी टाइम है उसमें कि उस सॉल्यूशंस तक कब जाएंगे, तो फिलहाल तो इवेंट्स को हैंडल करने के लिए सीखते हैं कि कैसे होते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं। सपोज करो हम कुछ पास करना चाहते थे, आर्गुमेंट्स कुछ पास करना चाहते थे, डेटा पास करना चाहते हैं, मान लो तो एक डेटा एक्सेप्ट करेगा, उसे डेटा नहीं, यहां से जब ये पास होगा ना, कॉल होगा, तो एक इवेंट का ऑब्जेक्ट मिलता है। किसका? इवेंट का। हम लोग इवेंट के ऑब्जेक्ट से मिले हुए हैं, पहले भी पूरा डिटेल लगता था। तो इवेंट्स को यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, इवेंट्स को प्रिंट कर देते हैं। कंसोल में आओ, इवेंट्स का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा हमको बाय डिफॉल्ट। काफी धीरे चल रहा है। इवेंट्स का एक ऑब्जेक्ट मिला, उसी के बारे में डिटेल्स होगा, कौन सा इवेंट था, ऑन क्लिक था, उससे क्या क्या रिलेटेड इन्फॉर्मेशन था, पहले भी देखे थे इसको प्रिंट करके, क्या था नहीं था, उससे सारा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आगे जरूरत पड़ेगा इसका तो हम इन्फॉर्मेशन लेंगे, फिलहाल तो नहीं है अभी हमारे पास कोई इसकी नीड, तो अभी हटा देते हैं। इवेंट तो मिल गया, मुझे इवेंट नहीं चाहिए, मुझे कोई और डेटा चाहिए था। सपोज करो कि मुझे नेम चाहिए था, कि जब इस फंक्शंस को कोई कॉल करें तो यहाँ से कोई नेम पास कर दे। कैसे करेंगे? तो कोई फंक्शंस में पहले तो वो देख लो कि यहाँ पे कैसे किए थे, क्लियर है? यहाँ पे इवेंट्स कैसे हैंडल करेंगे, रिएक्ट इवेंट्स नॉर्मल्स में वही चीज लिखे होंगे, थोड़ा सा कोड्स में उल्टा पुल्टा लिख दिए होंगे, अलग बात है। क्लिक में लिखा हुआ है, हैंडल क्लिक्स पे कॉल किए, हैंडल क्लिक एक बना लिया हम लोग, एरो फंक्शंस, उसी में टारगेट्स कर रहे थे। जैसे अभी इवेंट है, तो इवेंट्स में हम लोग समझ लिए इवेंट्स में क्या होगा नहीं होगा, डन। इवेंट्स में से कंटेंट निकाले, टारगेट्स में क्या होता है नहीं होता वो दिखाते हैं, अभी टारगेट्स का क्या कहानी है, क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं है? अभी जब इसमें हम क्लिक करते हो तो बाय डिफॉल्ट ये रिफ्रेश हो जाता होगा, मे बी, देखते हैं एक बार। तो प्रिवेंट डिफॉल्ट इसीलिए लिखे होंगे, हाँ रिफ्रेश हो जाता होगा। जिस टारगेट्स की बात कर रहे हैं वो 3 बार क्लिक किए थे तो आ चुका, टारगेट्स देखते हैं, यहाँ पे टारगेट्स मिलेगा, ये रहा टारगेट्स। टारगेट्स के अंदर में आ जाओ, और हम किसको प्रिंट करके रखे थे यहाँ पे, इसके HTML कंटेंट, टेक्स्ट कंटेंट को ना, टेक्स्ट कंटेंट में जाके देखो कि क्या है, वो सब मिल जाएगा इसके अंदर में। टेक्स्ट कंटेंट टी पे आ जाओ, कहाँ चले गए वो टारगेट्स, इसके अंदर में एक एक करके ढूंढना पड़ेगा कहाँ कहाँ कौन से। सिंपल इतना समझ लो ना, टेक्स्ट कंटेंट में हमको ये आ जाएगा इसके टेक्स्ट क्या है नहीं है, टेक्स्ट कंटेंट HTML में करते थे वही आएगा, वो उसके अंदर में होगा, ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पे है नहीं। टेक्स्ट कंटेंट को ढूंढ लेंगे, जैसे इनपुट होगा तो इनपुट में से वैल्यू निकालना होगा तो वैल्यू को निकाल लेंगे, तो टारगेट से ही निकालना होगा, इनपुट बॉक्स आएगा तो निकालेंगे। इवेंट को कैसे हैंडल करेंगे समझ आ चुका है नहीं है, कि कैसे क्लिक करेंगे तो नहीं होगा। ये प्रिवेंट डिफॉल्ट का क्या बनेगा बाद में देख लेना, अभी रहने दो कि क्या है। आर्गुमेंट्स अगर पास करने हो तो कैसे पास करेंगे, मान लो कोई मैसेज पास करनी है, या सपोज करो नेम पास करनी है, तो हम यहाँ पे हेलो गुड मॉर्निंग मैसेज कुछ भी प्रिंट कर रहे हैं, और सोच रहे हैं कि नाम भी यहाँ से पास कर दे इसको, और जो भी नाम देगा, जो भी यहाँ पे नेम मिलने वाला है मुझे, तो उस नेम को हम प्रिंट कर देंगे लॉग में गुड मॉर्निंग के साथ, मॉर्निंग, और जो नेम मिलेगा उस नेम को प्रिंट करेंगे। तो नेम को अगर प्रिंट करना होगा तो कर्ली ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बैकटिक यूज कर लेते हैं, बिकॉज डॉलर लिखना पड़ेगा,
ये याद है ना, जेएस का कोड लिखना पड़ गया मुझे थोड़ा सा, यानी तो बाहर में भी लिख सकते थे प्लस करके, दोनों चलेगा, तो अभी वही लिख दिया नॉर्मली, बैकटिक्स में डॉलर लिखना पड़ गया, नेम जो होगा वो मिल जाएगा। लेकिन ये नेम्स को कॉल करना पड़ेगा यहाँ से, और आर्गुमेंट्स फंक्शंस में पास कैसे करते थे कॉल करने के लिए, तो सर मजबूरी है यहाँ पे, अब तो मुझे यहाँ पे नेम पास करना ही पड़ेगा, हाँ या नहीं। और अगर नाम पास करेंगे तो ब्रैकेट देंगे, और अगर ब्रैकेट देंगे तो इसका क्या मीनिंग हुआ, कॉल होगा इमीडिएटली। अगर कोई फंक्शंस का जैसे यहाँ पे हैंडल ऑन क्लिक लिखे हैं, अभी तो उधर एरर दे रखा होगा, ब्रैकेट दिए तो ब्रैकेट्स का तो यही मीनिंग होगा अभी कॉल करो, कॉल तो हम नहीं कर सकते ना अभी, और अगर कॉल नहीं करेंगे तो बिना ब्रैकेट्स का हम लोग आर्गुमेंट्स पास कैसे करेंगे, पास तो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना। कुछ उपाय लगाते हैं, क्या उपाय लगाते हैं, सपोज करो मुझे यहाँ पे पास करनी थी, ये फंक्शंस तो कॉल हो गया, मुझे अभी कॉल नहीं करना था, इसको क्या चाहिए था, फंक्शंस का एक रेफरेंस। तो एक काम कर सकते हैं क्या, एक कोई और फंक्शंस बना लेते हैं, उस फंक्शंस के अंदर में डाल देते हैं, एक फंक्शंस मान लो ऐप बना लिए, ठीक है, इस फंक्शंस के अंदर में डाल देते हैं, और ये फंक्शन जो बना इस फंक्शंस का रेफरेंस पास कर देंगे, विदाउट आर्गुमेंट्स वाले हो गए, कि जब हम इस फंक्शंस को कॉल करेंगे तो वो इंटरनली इस फंक्शंस को कॉल करेगा और आर्गुमेंट पास कर लेगा, हो सकता है। और इसको शॉर्टकट तो कर ही सकते हैं एरो फंक्शंस के थ्रू, एरो फंक्शंस के थ्रू तो कर ही सकते हैं। तो जब एरो फंक्शंस के थ्रू कर सकते हैं मतलब नेस्टेड फंक्शंस का यूज किया, तो सेम काम यहाँ पर भी कर लेंगे कि हम डायरेक्ट कभी भी आर्गुमेंट्स नहीं पास कर सकते हैं फंक्शंस में, तो बोले एक और फंक्शंस बनाओ मेरा, और इस फंक्शंस के अंदर में इसको डाल दो, डन, क्लियर हुआ ये। ऊपर से अब इसको हटा देते हैं, आर्गुमेंट्स कैसे पास करेंगे फंक्शंस में, क्लियर। चलो देख लेते हैं, लॉग में प्रिंट कर रहे थे, आ रहा है, वो पुराना वाला एरर्स होगा, अभी नहीं है, क्लियर कर देते हैं। आ रहा है डेटा क्या, तो फंक्शंस में हम एज आर्गुमेंट्स कैसे डेटा पास करेंगे, क्लियर हुआ, कैसे पास करेंगे, नेस्टेड फंक्शंस का यूज करके। मुझे एक और फंक्शंस बनाना पड़ गया यहाँ पे, और यहाँ पे एरो फंक्शंस बना लिए, बेटर होता था हमारे लिए एरो फंक्शंस, और जेएस में एरो फंक्शंस नॉर्मल होता था, कभी भी बना लेते थे। तो जब कभी भी हमें इवेंट हैंडलिंग करना होगा और उसमें कोई आर्गुमेंट्स पास करना होगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, नेस्टेड फंक्शंस करना होगा, एक एक्स्ट्रा फंक्शंस बनाना होगा, और बहुत आसानी से बना लिए, एक एक्स्ट्रा फंक्शंस बनाए, बिकॉज यहाँ पे जो भी फंक्शन चाहिए रेफरेंस रिटर्न कर रहा होगा, समझ रहे हो ना, ये रेफरेंस रिटर्न क्या, उस रेफरेंस के थ्रू ये कॉल कर लिया। वही सेकंड में हम बताए थे कि अगर पासेज करना है आर्गुमेंट्स को तो कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे एक नॉर्मल बनाए, ई एज आर्गुमेंट्स दे सकते हैं, ये रिटर्न कर रहा होगा क्या, एक फंक्शंस का रेफरेंस, और हैंडल क्लिक पे किया, हम जो भी डेटा देना था डेटा दे दिए, और ये एक फंक्शंस यहाँ पे रिटर्न किया होगा क्योंकि नेस्टेड फंक्शंस कर दिए, फिर इसको कॉल कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम, ये समझ आया कि फिर से बताएं, ऑनलाइन में पूछ रहे हैं, ये समझ आया कि फिर से बताएं इसको, नेस्टेड फंक्शंस क्यों करना पड़ा, कैसे इवेंट को हैंडल करेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है इसमें अगर नहीं करोगे अपने से तो। तुम लोग क्लास ही कर रहे हो ना, क्या ओके पूछ रहे हैं, फिर से बताना पड़ेगा कि हो गया क्लियर है, तो ओके मैम क्या समझे, क्लियर है सर। क्लियर है, मनीषा तुमसे ही पूछ रहे क्लियर है कि फिर से बताना पड़ेगा। हाँ सर क्लियर है। प्रिया क्लियर है, यस सर। एक एक करके पूछना पड़ेगा। सत्या, सत्या क्लियर है, तुम यहाँ नहीं हो, अच्छा तुम लोग का भी क्लियर है, फिर से नहीं बताना पड़ेगा, नेस्टेड फंक्शंस क्यों करना पड़ा, फंक्शंस के अंदर में फंक्शंस क्यों देना पड़ा, क्लियर है। अब इसको हम थोड़ा सा कमेंट कर दे, अब नहीं चाहिए मुझे, इसको भी कमेंट्स कर दे रहे हैं बिकॉज हैंडल नहीं करना है, इनपुट वगैरह पे हम हैंडल करेंगे, बाद में हैंडल करेंगे। थोड़ा सा हम लोग कंडीशनल रेंडरिंग करते हैं। कंडीशनल रेंडरिंग का क्या मतलब होता है, जो नेक्स्ट टॉपिक था कंडीशनल रेंडरिंग, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग को कोई कंटेंट्स को रेंडर करना है या नहीं करना है, कैसे मैनेज करेंगे। तो हम ये तो समझ चुके थे कि कोई कंपोनेंट्स यहाँ पे भी बना सकते हैं, दूसरे पे भी बना सकते हैं,
दूसरे फाइल पे भी बना सकते हैं। एक कंपोनेंट बना लेते हैं। तो पहले तो एसआरसी में आके मुझे एक फोल्डर क्रिएट करना होगा। कर ले एक फोल्डर क्रिएट, कंपोनेंट्स। टाइम भी हो गया। इसके लिए कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं क्या? ये लॉगिन के लिए, अगर लॉगिन होगा तो वेलकम मैसेज देंगे, नहीं होगा तो नहीं होगा। कुछ इस प्रकार से ट्राई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा फाइल बनेगा welcome.jsx, फंक्शंस बना लेते हैं वेलकम। वो भी बना सकते हो, एरो फंक्शंस भी नॉर्मल भी बना सकते हो, जिसको जो अच्छा लगे वही बनाना। और डिफॉल्ट इसमें रिटर्न करेगा, ठीक है। ये ना एक प्रॉप्स एक्सेप्ट करेगा कि लॉगिन है या नहीं है भाई। तो इज लॉगिन मान लो कि एक आर्गुमेंट्स वहां से हम भेजेंगे कि लॉगिन है या नहीं, ट्रू फॉल्स में से पास करेंगे। तो मेरे पास दो ऑप्शंस है, उसको प्रॉप्स में एक्सेप्ट कर ले, बताए थे कि प्रॉप्स में एक्सेप्ट कर ले और प्रॉप्स के थ्रू एंटर करे, या नहीं तो दूसरा ऑप्शन क्या था हमारे पास कि डीएस स्क्रीन कर ले, डायरेक्ट यहीं पे एक्सेप्ट कर ले। अभी पास करने के लिए बाकी है, यहीं पे कर लेंगे। तो इज लॉगिन कर लेते हैं, इज लॉगिन यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे, इसको हैंडल बाद में करेंगे। अच्छा, ये ट्रू और फॉल्स में से कुछ रिटर्न कर रहा होगा, या ट्रूथ ही वैल्यू या फॉल्स ही वैल्यू रिटर्न करता होगा। जेएस में तो यही होता है, ट्रूथ ही वैल्यू फॉल्स। तो हम ये चेक कर रहे थे कि ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो वेलकम मैसेज प्रिंट करना, नहीं है तो मत करना। तो कैसे करेंगे, इफ एल्स पढ़े थे ना। इफ में कर लेते हैं इज लॉगिन, ऐसे ही करेंगे ना। देन उसके बाद इसका ब्रैकेट ले लेते थे, इज लॉगिन। अगर ऐसा है तो इसके अंदर से क्या कर देना, रिटर्न कर लेना। क्या रिटर्न करेंगे हम लोग, तो कोई HTML एलिमेंट्स रिटर्न कर देते हैं। अरे रिटर्न तो हमेशा यहाँ से HTML एलिमेंट्स ही करते थे ना, कंपोनेंट है तो। वेलकम यूजर्स मैसेज दे दिए, दोनों का सेम ही है ना। एल्स में तो कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं, एल्स में क्या रिटर्न कर दे, खाली छोड़ देते हैं इसे, कुछ रिटर्न मत करना। अच्छा, रिटर्न ऑलरेडी कर रहे थे तो इसको बाहर करो। इफ अगर ऐसा हुआ तो वो रिटर्न में लिखेंगे तो फिर तो ये पूरा इफ ही रिटर्न कर रहा था। अगर लॉगिन है तो ट्रू होगा तो ये रिटर्न करेगा, नहीं होगा तो अभी कुछ नहीं कर रहा है मान लेते हैं। फॉल्स में क्या करना है, नहीं करना है, एरर्स मैसेज देना है, दे देंगे। वो एल्स में, वो तो पता है हम लोग को। एल्स में आए, रिटर्न लिखे यहाँ पे, और रिटर्न में मान लो कि H1 में ही दे देते, एरर्स मैसेज दे देते हैं। कुछ भी इस तरीके का कर सकते हैं हम लोग। तो कंडीशनल रेंडरिंग का क्या मतलब है कि अगर ट्रू हुआ तो किसको लगाना है, किसको नहीं लगा, इफ एल्स से कर सकते हैं। हम लोग पढ़े थे इफ एल्स। जेएस में कोई और भी तरीका है, इसलिए इसको पढ़ना पड़ रहा है यहाँ पे। तो अगर आप वेलकम को इंपोर्ट कर ले और यूज कर ले यहाँ पे तो कर सकते हैं, इंपोर्ट वेलकम, ठीक है। कहाँ पे करना होगा, मुझे यहाँ पे यूज करना होगा वेलकम को, तो है नहीं, वेलकम को तो यहीं यूज करना होगा। ये रहा वेलकम, कर लिए, आ गया होगा भी डेटा। एरर्स मैसेज आ रहा है, क्यों आ रहा है कोई बताओगे? यहाँ से हम डेटा अभी पास नहीं किए, अभी कुछ एरर्स नहीं आना चाहिए। यहाँ पे हैच लिख दिया कहीं पे क्या? आ गया डेटा, कोई एरर्स नहीं है, क्लियर है। ये एरर्स मैसेज इसलिए आया बिकॉज यहाँ से जब हम कॉल किए, इसको तो कोई पास किया नहीं प्रॉप्स। इसको प्रॉप्स कौन चाहिए था, लॉगिन है या नहीं है, तो नहीं है, कुछ पास किए ही नहीं।
तो इसको कुछ मिला ही नहीं, नहीं मिला तो फॉल्स माना, डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स चला गया, हम यहाँ से पास कर देते हैं। तो कैसे पास करेंगे, यहाँ पे आ जाए एट्रीब्यूट्स पास करते थे और इसमें कोई डेटा दे देते थे। तो कौन सी डेटा दे देना है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इस तरीके से डेटा दे देते, मान लो ट्रू ही वैल्यू देना है तो ट्रू डाल दिए, या कुछ भी यहाँ पे पास कर देते तो ट्रू ही वैल्यू चले जाता, टू दिए कुछ भी देते, 1 2 कुछ भी दे देते तो ट्रू ही वैल्यू ही मानता और ट्रू ही वैल्यू में आ जाता। तो क्या कंडीशनल रेंडरिंग कर पा रहे हैं हम लोग, यहाँ पे जैसा पास कर रहे हैं फॉल्स पास कर देंगे तो फॉल्स ही वैल्यू जाएगा और फॉल्स ही वैल्यू में एरर्स दे रहा है। थोड़ा समझ आ रहा है कुछ, बटन्स पे क्लिक पे हम लोग क्या रेंडरिंग कर सकते हैं, क्लिक करेंगे तो डेटा कोई सेट करेंगे, अगर सेट है तो ये डेटा वहां पे प्रिंट करो, नहीं होगा तो ये करो, कर सकते हैं। हाँ क्लिक को भी हम हैंडल नहीं किए बट कंडीशनल रेंडरिंग तो कर दी। इसी काम को हम क्या आसानी से कर सकते थे, और कोई तरीका है, हाँ ना एक और तरीका तो है हमारे पास, और वो कौन सा तरीका है, रिटर्न तो हम फिर से करना चाहते हैं। हम लोग पढ़े थे एक ऑपरेटर, उसका नाम था टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं क्या, एक लॉगिन इसमें ले लेते हैं, कॉलन ट्रूथ ही वैल्यू होगा तो फर्स्ट रिटर्न करेगा, फॉल्स ही वैल्यू में सेकंड, याद है कुछ। हाँ तो क्यों ना हम इसको ट्रूथ ही वैल्यू में डाल दें, पूरा इफ एल्स लिखने की क्या जरूरत है, सबसे शॉर्टकट तरीका यही तो था, नहीं था। जो पसंद आए तुम लोग कर सकते हो, यहाँ पे कॉलन देते थे, ये पढ़े तो थे हम लोग, एक ही लाइन में काम खत्म, अभी भी सेम ही आउटपुट रहेगा। अरे डेटा पास किए हैं नहीं, अच्छा फॉल्स कर रखे हैं, वही तो सोच रहे हैं एरर्स क्यों आ रहा है वहां पे, कर रहे हैं कंडीशनल रेंडरिंग। तो मेरे पास दोनों ऑप्शन है, या तो इफ एल्स का यूज कर ले या नहीं तो टर्नरी ऑपरेटर्स का यूज कर ले, और बेस्ट कौन सा लग रहा है, टर्नरी ऑपरेटर, ये आसान लग रहा है हम लोग को, इफ एल्स में बहुत बड़ा कोड लगने लगा था, तो टर्नरी को यूज कर सकते हैं। रेंडरिंग करेंगे कैसे, कंडीशनल। और कोई तरीका, हाँ एक और तरीका, हम तुम लोग को एक और ऑपरेटर पढ़ाए थे पाइथन में, वो था एंड ऑपरेटर। ये जावास्क्रिप्ट में भी था एंड ऑपरेटर्स। जावास्क्रिप्ट में एंड ऑपरेटर्स क्या करता था, ये हमेशा फर्स्ट ट्रूथ ही वैल्यू ढूंढता था, नहीं मिलता था तो फॉल्स ही रिटर्न करता था, हाँ या नहीं, ट्रूथ ही वैल्यू ढूंढता था, याद है, ट्रूथ ही वैल्यू ढूंढता था ना। तो एक काम, फर्स्ट ट्रूथ ही वैल्यू ढूंढता था, एंड ऑपरेटर्स ट्रूथ ही ढूंढता था, फर्स्ट फॉल्स ही, अगर ट्रूथ ही, आज ये फर्स्ट फॉल्स ही ढूंढता था, अगर फॉल्स नहीं होता ट्रूथ ही रिटर्न कर देता था। तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं, इस लॉग इन को, ये इफ एल्स दे दिए, इसमें सिर्फ नॉर्मल दे सकते हैं कोई एक ही, ये अगर ट्रू हुआ रिटर्न में दे दो इसको पहले, ये फर्स्ट फॉल्स ही ढूंढता था, फॉल्स ही मिल गया तो उसको रिटर्न करेगा, अगर ये फॉल्स होगा तो यही रिटर्न हो जाएगा, अगर ट्रू हुआ तो लास्ट वाले को रिटर्न कर देता था, तो लास्ट में हमें ये चाहिए था। अब एरर्स मैसेज नहीं दे पाएंगे इस तरीके से, ये कर लिए, वेलकम मैसेज प्रिंट कर रहा है, और अगर यहां से हम फॉल्स पास कर देते ना तो कुछ नहीं करेगा। कंडीशनल रेंडरिंग समझ आ रहा है कि पर्टिकुलर कोई कंडीशंस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जेएस में हम अभी भी रिएक्ट के अंदर में जो जेएसएक्स है, इसमें अभी 3 तरीके से देखे, वैसे पहले से भी हम लोग ये जानते थे, जावास्क्रिप्ट में वैसा करते थे। पहला कौन सा, इफ एल्स यूज कर सकते हैं, नॉर्मल तरीका। दूसरा टर्नरी ऑपरेटर, तीसरा लॉजिकल एंड ऑपरेटर्स था, इसके थ्रू भी कर सकते हैं, और इसको फर्स्ट फॉल्स ही वैल्यू चाहिए था, ये फॉल्स होगा तो ये रिटर्न हो जाएगा, नहीं होगा तो ये रिटर्न करेगा। डन, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे भी कंडीशनल रेंडरिंग जो की हो गया, पहला इफ एल्स स्टेटमेंट के थ्रू, टर्नरी ऑपरेटर्स के थ्रू, और दूसरा एंड ऑपरेटर्स के थ्रू भी कर लिया। आगे रिएक्ट में जो लिस्ट होता है वो अगले क्लास में देखते हैं। क्लियर है यहाँ तक, रिकॉर्डिंग बंद कर देना।